पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पहले कुछ बेसिक टर्म्स का जो डेफिनेशन है वो पहले परम्यूटेशन में सीखने के बाद। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सी दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ओके। और कोई खास फॉर्मूला नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो, परम्यूटेशन बेसिकली मींस अरेंजमेंट, करेक्ट। तो अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, whether they are arranged in a linear fashion or whether they are arranged in fact a circular fashion, में कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अगर वो अरेंज करते हैं तो इसी में परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आता है। परम्यूटेशन इज ऑलवेज, रिमेंबर व्हाट इज इट? इट इज अरेंजमेंट, करेक्ट। अब देखो, सबसे पहले ऐसे सोचो कि ए बी सी अगर देखो तीन मैंने अल्फाबेट्स लिया, ठीक है। तो इफ आई वांट टू अरेंज दीज थ्री अल्फाबेट्स इन अ लाइन, सी व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दैट यू कैन हैव। देखो ए बी सी, बी और सी को पलट दिया, देखो ए सी बी लिख सकते हैं, या बी सी ए लिख सकते हैं, या बी ए सी लिख सकते हैं, या सी ए बी लिख सकते हैं, या सी बी ए लिख सकते हैं। बताओ, देखो ये 6 तरीके हैं कि नहीं इनको अरेंज करने का? देखो हाँ है ना? यस। तो अगर ये सिर्फ 3 था तब तो मैंने यहां पे देखो ऐसे अरेंज कर दिया, करेक्ट। तो अब यहां पे कुछ जनरल लॉजिक होगा ना, अगर 3 की जगह मान लो 30 आ जाए, करेक्ट। या मान लो सपोज एग्जाम होने जा रहा है, सपोज 100 लोग बाहर खड़े हैं और मुझे अरेंज करना है सब्जेक्ट टू अ स्पेसिफिक केस। तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली यू नीड सम रूल्स, करेक्ट। अगर 100 लोग को हम क्या ऐसे लिख पाएंगे? बताओ, मैनुअली तो नहीं लिख सकते। तो दैट इज व्हाई सर्टेन रूल्स आर नेसेसरी, ऑलराइट। तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज रूल्स, और ये चीज स्टार्ट होता है सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ड। ऑलवेज रिमेंबर, ये एक वर्ड है एंड, और ये एक वर्ड है और। ये दोनों को पहले समझने का जरूरत है कि एंड कहां पे आता है, एंड अगर आया तो कौन सा ऑपरेटर लेंगे, और आया तो कौन सा ऑपरेटर लेंगे। तो देखो, ये समझने के लिए एकदम एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं, ठीक है। सपोज एक शेल्फ पे मैंने 5 अलग अलग मैथ्स का बुक रखा है, ठीक है। 5 मैथ्स बुक्स आई हैव केप्ट ऑन अ शेल्फ। सपोज M1, M2, M3 और ऐसे करके M5 लिखा है। और सिमिलरली ऑन द अदर शेल्फ आई हैव केप्ट से 10 फिजिक्स बुक्स, ऑलराइट। और P1, P2, P3 से लेकर P10 तक 10 अलग अलग बुक रखा है। अब अक्षत ये बताओ, अगर मैंने तुमसे पूछा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन पिक अप अ मैथ्स बुक, तो बताओ कितने तरीके से पिकअप करोगे? सर 5। हाँ सर, 5 ही तरीके। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो सपोज मैं इसको इवेंट ए नाम देता हूं, दैट अक्षत कैन पिक अप अ मैथ्स बुक इन 5 वेज, करेक्ट। अब सिमिलरली अब ये बताओ सोनाली, अगर मैं फिजिक्स बुक तुमसे कहूं पिकअप करने के लिए, तो तुम कितने तरीके से फिजिक्स बुक पिकअप कर सकते हो? 10। वेरी गुड। तो 10 ways are there to pick up a physics book, right? Now tell me one thing. If I ask you, okay, what is, अब मैं कह रहा हूं ऐसे, ध्यान से सुनो, कि एक फिजिक्स बुक पिक करना है and you have to pick up a maths book also. तो अब यहां सिचुएशन क्या है? देखो, सपोज तुमने मैथ्स का पहला बुक लिया, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस M1, how many ways are there to pick up the physics book? 10. Correct. सेकेंड मैथ्स बुक के करस्पॉन्डिंग 10. थर्ड के करस्पॉन्डिंग भी 10, Yes. और फिफ्थ के करस्पॉन्डिंग भी 10। तो देखो, करस्पॉन्डिंग टू एवरी मैथ्स बुक यू आर हैविंग 10 चॉइसेस, यस और नो? Yes, sir. Yes. 5 into 10 हो जाएगा। हाँ, तो देखो जैसे ही मैंने वर्ड एंड यूज किया कि फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों सिलेक्ट करना है, तो अब तुम्हारा नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई हुआ। Yes, sir. अब अगर मैं कहता ऐसे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन चूज अ फिजिक्स बुक
or a maths book? अब बताओ. 15 sir, 15. तो और and word जब भी आया तो it will be associated with a multiplication. और word जब भी आया तो it is always associated with addition. Correct? तो लैंग्वेज पढ़ के समझोगे कि कभी भी अगर आता है कि दिस इवेंट एंड दिस इवेंट एंड दिस इवेंट अगर ऑकर कर रहा है तो देन व्हाट आई विल डू, आई विल यूज मल्टीप्लिकेशन. करेक्ट? और कभी भी और आएगा तब क्या इस्तेमाल करेंगे? देखो एडिशन. मान लो ऐसा आया कि देखो दिस केस इज पॉसिबल और दिस केस इज पॉसिबल और दिस केस इज पॉसिबल, तो ऐसे हर केस में सारे केसेस का जितना नंबर ऑफ वेज आएगा सबको ऐड करते जाओगे. ठीक है? इसमें कोई कंफ्यूजन? तो सबसे पहले तुम ये चीज इसी को कहते हैं. और एक और बात याद रखना, जब डिपेंडेंट इवेंट होता है, जब डिपेंडेंट इवेंट होता है तो मल्टीप्लिकेशन ऑटोमेटिक आएगा, भले एंड वर्ड यूज हुआ है या नहीं हुआ है. समझ में आया? डिपेंडेंट इवेंट जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं. तुम अगर घर से बाहर निकलते हो तो शर्ट पैंट दोनों पहन के निकलते हो कि नहीं? हाँ या ना? You always wear a shirt and a pant. अब ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास S1, S2, S3, S15, तुम्हारे पास अलग अलग 15 किस्म का शर्ट है. करेक्ट? तो ये बताओ द नंबर ऑफ वेज ऑफ वेयरिंग अ शर्ट कितना हुआ? 15. Yes sir. अब सपोज करो तुम्हारे पास पैंट्स है P1, P2, P10, तो द नंबर ऑफ वेज ऑफ वेयरिंग अ पैंट इज हाउ मच? 10. अब अगर हम कहते हैं कि द फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन ड्रेस अप, मैंने क्वेश्चन में ऐसे बोला द फाइंड द नंबर ऑफ वेज, तो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली ये एंड वर्ड आ गया कि नहीं आया? बताओ. Yes sir. तो ये पहचानना है कि whenever the events are dependent, correct? Whenever the events are dependent, तो in that case automatically you will get a multiplication sign. Correct? देखो इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो. सपोज मैंने एक डाई थ्रो किया, ठीक है, एक बार. तो अगर एक बार अगर एक डाई थ्रो करते हो तो what are the numbers that can show up on the face of the die? 1, 2, 3, 4, 5, 6. करेक्ट. यानी 6 पॉसिबिलिटी है. Yes sir. Yes. अगर वही डाई को मैं सेकेंड टाइम थ्रो करता हूं तो अब भी वही 6 पॉसिबिलिटी होगा. Yes. अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि व्हाट इज द टोटल पॉसिबिलिटीज दैट कैन अपीयर ऑन थ्रोइंग बोथ द डाइस, तो बोथ द डाइस मतलब क्या हुआ? मतलब दोनों इवेंट. करेक्ट. तो एंड वर्ड आएगा. Yes. और इनफैक्ट ये चीज ऑब्वियस है कि फर्स्ट थ्रो पे 1 आया, सेकंड थ्रो पे भी 1 आया, फर्स्ट थ्रो पे 1, सेकंड थ्रो पे 2, और ऐसे करके देखो मैं जब लिखते जाऊंगा तो पूरे के पूरे 36 पॉसिबिलिटीज आएंगे कि नहीं? बताओ. Yes sir. तो अब समझ में आया? तो सर इसको कहते हैं एक्चुअली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. थोड़ा 2-3 लाइन लिख लो. हाँ सर बोलिए. रेडी ऑल ऑफ यू? Yes sir. लिखो if an event E1 can be performed, if an event E1 can be performed in m ways and an event E2 can be performed in n ways and an event E2 can be performed in n ways, then पहला स्टेटमेंट ये लिखो, the number of ways in which E1 and E2 can be performed, the number of ways in which E1 and E2 can be performed is m into n. अब देखो एंड को हम ऐसे भी सिग्निफाई करते हैं, ये इंटरसेक्शन साइन से. करेक्ट?
ऑलराइट। सेकेंड स्टेटमेंट ये लिखो बच्चे, द नंबर ऑफ वेज इन विच E1 और E2 कैन बी परफॉर्म्ड इज m plus n. The number of ways in which E1 or E2 can be performed is m plus n. देखो ये जो दोनों प्रिंसिपल है, इसको ही कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इन केस ऑफ परम्यूटेशंस, राइट। अब परम्यूटेशन का पहला बेसिक केस हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये समझ में आया बच्चे? Yes. Yes, sir. तो ये बात देखो, ये पूरा चैप्टर में एक ही फंडामेंटल चीज है, याद रखो, एडिशन कब करोगे, मल्टीप्लिकेशन कब करोगे, दिस इज दी वाइटल सिलेक्शन। ये तुम्हें समझ में आ गया तो बाकी पूरा चैप्टर में कोई दिक्कत होने वाला नहीं। और ये बात याद रखना, डिपेंडेंट इवेंट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब एडिशन, करेक्ट। अब यहां पे ऐसा केस इमेजिन करो कि सपोज मैं क्लास ले रहा हूं, 10 लोग क्लास करेंगे, लेकिन बैठने के लिए बेंच एक ही है। अब उस बेंच में मैं 4 लोगों को बैठा सकता हूं। एकदम ध्यान से सुनना और समझना, इसी को हम जनरलाइज करेंगे फिर आगे, ठीक है। तो 10 लोग तो हैं, लेकिन बेंच पे मैं बैठाना चाहता हूं, एक ही बेंच है तो ऑब्वियस है उसमें 4 जगह है, तो 4 ही बच्चे बैठेंगे, ऑलराइट। यानी मेरा टास्क क्या है, 10 लोगों को मुझे 4 स्लॉट में अरेंज करना है, हाँ या ना? दैट इज अब यहां ध्यान दो, 10 में से किसी भी एक लड़के को मैंने सिलेक्ट किया और बेंच का पहला स्लॉट, ये देखो फर्स्ट स्लॉट पे मैंने बोला कि यहां पे बैठ जाओ, कह सकते हैं? Yes. तो सपोज E1 इज द इवेंट कि मैं पहला वाला स्लॉट को फिलअप कर रहा हूं। अब देखो लेट अस से E2 इज द इवेंट कि मैं सेकंड वाले स्लॉट को फिलअप कर रहा हूं। E3 इज द इवेंट दैट थर्ड स्लॉट को फिलअप कर रहा हूं। E4 इज द इवेंट दैट आई एम फिलिंग अप द फोर्थ स्लॉट, करेक्ट। Yes. अब यहां पे ये बात समझो कि अगर मैं यहां पे पहला बच्चे को 10 तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं और 10 में से किसी को भी बैठा सकता हूं, so what is the number of ways in which E1 can be done? 10. Correct. So E1 can be performed in 10 ways. Yes. Now tell me, what is the number of ways in which E2 can be performed? 9. 9. Very good. Because one child is 8, 7. 3, 8, 8. 7. 7. अब ये बताओ, पूरा बेंच ऑक्युपाइड होना चाहिए? Yes, sir. तो Yes. पूरा बेंच ऑक्युपाइड कब होगा? If E1 and E2 and E3 and E4 occurs, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो यहाँ एंड वर्ड अपने आप आ गया, क्योंकि पूरा बेंच ऑक्युपाई होने के लिए ये चारों इवेंट का ऑकर करना एक साथ जरूरी है कि नहीं? Yes, sir. Yes. तो यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे कि एडिशन? Multiplication. तो देखो, दिस विल बी द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन 4 प्लेसेस ऑन अ बेंच, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम इसको जनरलाइज करेंगे, लेकिन जनरलाइज करने से पहले डिफरेंट एनालिसिस पहले करो। अब ऐसा सोचो कि 10 में से एक लड़का है, सपोज आयुष को मैंने, या अक्षत, मैंने बोला इसको मैं हमेशा बेंच पे बैठाऊंगा क्योंकि उसको ज्यादा देर खड़े होने से पैर में दर्द होता है। तो अब यहां पे देखो, अक्षत को मैं हमेशा इस बेंच पे बैठाऊंगा, लेकिन कहां बैठाऊंगा ये तो नहीं कहा। No, sir. 4 तरीका हो जाएगा सर, 4। तो अब यहां देखो, अगर अक्षत यहां पे बैठता है, देखो अगर अक्षत यहां पे बैठता है तो बाकी 3 स्लॉट अरेंज करने के लिए खाली है। Yes, sir. Yes. 10 में से एक को तो मैंने पहले ही बैठा दिया, अक्षत को। अब बचे कितने लोग? No. 9 सर। तो ये बताओ, ये वाला स्पॉट 9 तरीके से, ये वाला 8 और ये वाला 7,
करेक्ट। तो अब यहां देखो, अगर मैंने अक्षत को फर्स्ट स्लॉट पे बैठाया तो 9 into 8 into 7 अरेंजमेंट्स होगा। 500 Yes, sir. और देखो आइदर दिस, और अब ये पॉसिबिलिटी है कि अक्षत को मैंने सेकंड स्लॉट पे बैठाया, Yes, sir. तो देखो ये वाला स्पॉट कितने तरीके से फिलअप होगा, 9, sir. 9, ये वाला 7 यानी फिर से 9 into 8 into 7 अरेंजमेंट्स आएगा। Yes, sir. और अब देखो, अब यहाँ मैंने अक्षत को थर्ड पे बैठा दिया तो फिर से 9 into 8 into 7 आएगा। Yes, sir. करेक्ट। अब 4 टाइम्स क्यों हो रहा है, अब ये बात क्लियर हो गया। वाई? yes, हर तरीका से उसको बैठा अब यहाँ ध्यान से देखो, बीच में वर्ड और आया, तो देखो 9 into 8 into 7 देखो और है, मतलब ये सारा प्लस होगा कि नहीं। yes, sir. देखो I hope you are clearly able to understand कि where or is to be used, where and is to be used। Yes. ये Yes. समझ में आ रहा है। Yes, अब यहाँ पे मैं yes, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज का पहले डेफिनेशन पे आता हूँ। देखो यहाँ हर केस में तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं ना लिख सकते, क्योंकि ये नंबर अगर बहुत बड़ा होता, मान लो इसकी जगह इस बेंच पे 10 सीट होता और बच्चे 100 होते, तो हम ऐसे कितना मल्टीप्लाई करेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो that is why let us come to a preliminary definition of factorial first। ठीक है, देखो कुछ लोग को पता होगा लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता। क्यों? हाँ, sir. तो देखो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल, तो देखो दैट इज वाई कि ताकि हमको बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन ना लिखना पड़े, तो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फैक्टोरियल। देखो द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर इज डिफाइंड ओनली इफ द नंबर इज अ होल नंबर, करेक्ट। नेगेटिव इंटीजर्स का कभी भी फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता। देखो फैक्टोरियल n, ये n के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क, देखो 1 into 2 into 3 into 4, और ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का पूरा प्रोडक्ट लो, तो दैट इज द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। और यहां कंडीशन क्या है कि n शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर। ठीक है, ये सब चीज फंक्शंस में, डोमेन में भी काम आएगा, याद रखना। फैक्टोरियल कब डिफाइंड होता है? सिर्फ होल नंबर्स के लिए। हाँ बोलो, क्या बताओ? सर, और जीरो के लिए नहीं ना, मतलब हाँ बिल्कुल, होल नंबर में जीरो होता है ना बच्चे, होल नंबर। देखो बाय कन्वेंशन जीरो, सी दिस इज टेकन बाय कन्वेंशन। बाय कन्वेंशन वी अज्यूम दैट जीरो फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1। अब देखो 1 फैक्टोरियल क्या हुआ, 1। 2 फैक्टोरियल हम क्या लिखेंगे, 1 into 2 यानी 2। 3 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, 1 into 2 into 3, and this will be nothing but 6। Similarly 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 into 2 into 3 into 4 यानी 24। 5 फैक्टोरियल, और इसे हम लिखेंगे 120। ये छोटा छोटा जो फैक्टोरियल है ना, इसको याद रखना, ठीक है। 720, Yes, sir. 720 and 7 factorial similarly 1 into 2 into 3 and 504, हाँ बिल्कुल सही, और ये 5040, यहां तक कम से कम याद रखना, ठीक है। 7 फैक्टोरियल तक के वैल्यूज। अब यहां ध्यान से देखो, अब मान लो मैंने यहां पे एक छोटा सा चीज देखो, मैं लिख रहा हूं n-1 फैक्टोरियल, कितना लिखोगे बताओ? 1 into 2 into 3 up to n-1 लिखोगे कि नहीं? Yes, sir. yes, sir. अब देखो n फैक्टोरियल हम लोगों ने लिखा 1 2 3 से लेकर n-1 into n, यहां तक लिखता। अब ये बताओ ये पहला Yes, वाला पार्ट क्या है? n-1 factorial. तो कैन वी राइट इट लाइक दिस, n factorial is equal to this much, Yes, sir. Yes, sir. and Yes, in sir. fact this is quite an important property जो अक्सर यूज होगा।
तो अब देखो इसी प्रॉपर्टी को अगर यूज करते हो तो क्या हम n-1 फैक्टोरियल को क्या ऐसे नहीं लिख सकते? n-1 into n-2 factorial. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो जो भी नंबर का फैक्टोरियल लिख रहे हो जस्ट उसके एक छोटा नंबर का फैक्टोरियल इनटू दैट नंबर, यही होगा ना? तो ये वाइस वर्सा भी होल्ड करेगा। तो अगर मान लो मुझे 15 फैक्टोरियल लिखना हो तो क्या मैं इसे 15 into 14 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? 14 factorial. 15 into 14 into 13 फैक्टोरियल देखो लिख सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये कैलकुलेशन ओरली भी करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें से कुछ लिखना हो तो पहले लिख लो। ये कैलकुलेशन ओरली ऑल्सो यूल हैव टू डू जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स। So 15 into 14 into 13 ऐसे 1 तक. हाँ, अब जैसे 13 फैक्टोरियल को तोड़ोगे तो 13 into 12 फैक्टोरियल लिखेंगे। नहीं सर, ओरली कैलकुलेट उतना ओरली करना हो. नहीं, अब ऐसे नहीं बच्चे। अब जैसे देखो कहीं पे क्वेश्चन में आया 10 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल आया, ठीक है? तो अब देखो ओरली दिख रहा है कि 7 फैक्टोरियल तक कट जाएगा। Yes, sir. 10 factorial, 9 factorial, 8 factorial बच जाएगा. तो 10 into 9 into 8 बचेगा। 9 into 8. Yes, So sir. 7. और Yes, sir. तो देखो इस प्रॉपर्टी से हमने इसको ब्रेक किया और 7 फैक्टोरियल काट दिया, इतना लिख दिया। समझ में आया बात? Yes, sir. Yes, sir. चलिए clear. Yes. Doctor. Should I rub this one? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके देखो एक छोटा सा क्वेश्चन भी मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं वो भी बता देता हूं। देखो फैक्टोरियल के ऊपर तुम लोग का स्कूल में भले क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करवाया जाएगा, वो चीज तुम लोग कर सकते हो। मान लो मैंने एक सीरीज लिया, देखो 1 into 1 फैक्टोरियल, 2 into 2 फैक्टोरियल, 3 into 3 फैक्टोरियल and like this up to n into n factorial manner. And I ask you what is the value of this series? तब देखो सीक्वेंस सीरीज का पहला बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्या सिखाया था कि कोई भी सीरीज अगर नेचुरल नंबर से बना है See, as a मींस उसका एक ही तरीके Difference, sir. factorial. डिफरेंस ऑफ देखो टी आर आर एच टर्म क्या लिखोगे बताओ? देखो क्या होगा? n into n factorial. R into R factorial. अब देखो ये जो r है क्या इससे r+1 -1 लिखेंगे? हाँ. देखो isn't this r+1 into r factorial minus r factorial? Yes, sir. देखो using this principle can we write this as r+1 factorial minus of r factorial? देखो isn't this your tr? Yes, sir. ये अगर मेरा tr है तो अब बताओ t1 क्या होगा? 1+1 यानी 2 factorial minus 1 factorial. t2 is how much? 3 factorial minus 2 factorial. t3 is how much? 4 factorial minus 3 factorial. और ऐसे लिखते जाओ तो देखो tn क्या होगा? n+1 Plus 1 factorial. factorial minus n factorial. Now if I add up all of them, see which terms do get cancelled out. देखो ये इसके साथ ये Minus 1 and n plus 1 factorial will be left. -1 factorial. तो देखो ये पूरा सम इसके बराबर है, so I'll say that this is equal to n+1 factorial minus 1. देखो ऐसा लिख सकते हैं। सर तो देखो मैंने यही प्रॉपर क्या बोलो? ये क्वेश्चन आप मतलब जब सीक्वेंस सीरीज में पढ़ाए थे ना फैक्टोरियल तो दिए थे। हाँ Yes, sir. We always बताया. तो देखो फैक्टोरियल का डेफिनेशन भी थोड़ा सा बताया होगा लेकिन फिर से बता दिया ताकि तुमको ये तुम्हारा याददाश्त ताजा हो जाए। यस सर. Okay. Now let's come to the first case of permutation. Okay, the definition of permutation. Yes, sir. मिटा दीजिए. अब देखो अभी मैंने 10 बच्चों को 4 बेंच में अरेंज किया था, या तुम ऐसे कह सकते हो कि 10 ऑब्जेक्ट्स जो डिफरेंट हैं
उनको 4 प्लेसेस पे अरेंज किया था। अब इसी प्रॉब्लम को हम एक्सटेंड करते हैं। देखो नाउ n ऑब्जेक्ट्स, ओके, all different, all right? Now I want to arrange them, right, to be arranged in R places. अब देखो R places मतलब तुम ऐसा समझ लो कि ये बेंच पे R places हैं। R can be any figure। देखो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ऐसे करके ये मान लो Rth है, ठीक है? Yes. अब ये बताओ, let us say E1 is the event that I am filling up the first spot, E2 is the event that I am filling up the third spot, similarly E3 is the event कि तीसरे को fill up कर रहे हैं, और ER be the event that I am filling up the Rth spot. अब ये बताओ, what is the number of ways in which E1 can be performed? Anyway, R वाइज R ways. N. n ways होगा, क्योंकि देखो पहले मेरे पास n लोग हैं, n ऑब्जेक्ट है, ठीक है सर, हम कि R ऑब्जेक्ट से वहां एंड में R लिखा N minus E2 can 1. be performed in N how many ways? n minus n minus 1. E3, minus 2. N minus 2. E4, n minus 3 N minus 3. N minus 3. तो ER कितने तरीके से होगा? n minus r N minus R minus 1. n minus N minus R R plus plus 1. वही तो देखो देखो थर्ड में ये n minus 3 plus 1 है, ये n minus 4 plus 1 है, n minus 2 plus 1 है, तो ये डिक्रीजिंग प्रोडक्ट ऐसे होगा। So what is the number of ways in which all of them can be done? n into n minus 1 into n. So n into n minus N 1. into N minus 1 into N minus 2. n minus R देखो ऐसे लिखेंगे। अब क्या एक छोटा सा काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, देखो n minus r plus 1, मैंने इसको n minus r फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ ये क्या बन जाएगा? ये कंप्लीट देखो, अब इधर से प्रोडक्ट और इंक्रीज कर रहा है, n फैक्टोरियल का n तो क्या ये फैक्टोरियल हो जाएगा। करेक्ट, और इसको हम लोग लिखेंगे NPR, ओके? सर वो वो वाला stands for- वो वाला n ही फैक्टोरियल क्यों सर? n फैक्टोरियल वो सर, n minus r अभी देखा, फैक्टोरियल से चालू होता है। अब अभी इधर देखो, ध्यान दो, देखो अभी मैंने ये वाला केस लिया था, देखो देखो ये इतना आया था हाँ सर, हाँ 10 और 4 वाला केस में। हाँ सर, अब इसको अगर मैंने 6 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, हाँ तो अब बताओ 7 into 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल हुआ। हाँ सर, अब उसके बाद देखो ये अगर तुम्हारा 7 फैक्टोरियल हो गया, तो 7 फैक्टोरियल into 8 क्या होगा? ओ समझ गए सर, वो फैक्टोरियल है लास्ट में ना, n minus r फैक्टोरियल। अच्छा हाँ, हाँ समझ बिल्कुल। गए सर, समझ गए। ठीक है, वो तो देखो वो क्या minus ये में तो 10 फैक्टोरियल हो जाएगा? हाँ सर समझ गए, n तो फैक्टोरियल देखो हो जाएगा। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, दिस इज व्हाट वी डिनोट बाय NPR। P वर्ड का मतलब ही है ये permutation of n distinct objects taken R at a time, correct? समझ में आया बात? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे देखो एक और बात याद रखो, NPR, तो यहाँ पे n हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। हाँ या ना? Yes, sir. R should be a whole number, but it has to lie between 0 and n. Yes or no? Yes, sir. अब मैंने ये restriction, तो NPR when it is defined, remember, NPR is defined only if n is a natural number and R is a whole number lying between 0 to n. अब सिंपल सा बात ये है, बताओ अगर 10, if 10 boys are there and I have to make them sit on a bench, so what is the minimum number of boys that I could have asked to sit? 0? 0 यस सर, इसीलिए 0। Yes, sir. क्या नेगेटिव हो सकता है? नहीं कोई No, sir. या 10 से ज्यादा हो सकता है? नहीं नहीं, sir.
No, sir. तो नेचुरल सा बात है, अगर n ऑब्जेक्ट्स को तुम r प्लेसेस में अरेंज करोगे तो द नंबर ऑफ प्लेसेस अवेलेबल वो तुम्हारा बाय डिफॉल्ट 0 से लेकर n तक, उसके बियॉन्ड नहीं होता है। और याद रखो इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मान लो मैंने पूछा 7 minus x px minus 3, मैंने ये पूछा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच इट इज डिफाइंड, करेक्ट? तो पहले देखो यहां मार्क करो, दोनों ही नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो, दोनों इंटीजर है कि नहीं? यानी यहां पहला क्राइटेरिया है दैट x शुड बी एन इंटीजर, करेक्ट? फर्स्ट क्राइटेरिया। अब नेचुरल नंबर क्या किसको कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर को। तो 7 minus x पॉजिटिव यानी x लेस देन 7, देखो ऐसा हो गया। अब देखो अगला क्या हुआ, x minus 3 greater than equal to 0 less than equal to 7 minus x, ऐसा कहोगे? देखो Yes, sir. equal to 0 less than equal to x, यानी x क्या आया बताओ, greater than equal to 3। देखो लेफ्ट साइड से, राइट साइड से क्या आता है, ओरली करो, देखो 2x लेस देन इक्वल टू 10 यानी लेस। अब देखो ये तीनों एक साथ अप्लाई होना चाहिए, तो देखो लेस देन 7, देखो 3 to 5, पहले मैंने ये लिया, तो देखो सेकंड और थर्ड कंडीशन का ओवरलैपिंग रीजन क्या है, कॉमन 3 to 5, 3 और 5 दोनों Yes, इंक्लूडेड। तो अब ये बताओ इसके बीच में इंटीजर्स कौन से हैं, देखो 3 है, 4 है और 5 है, तो क्या ये तीन ही इंटीजर्स ना पॉसिबल Yes, होगा? sir. Yes, sir. तो क्या हम ये कहेंगे कि x belongs to 3, 4, 5, this is the possible set of values of x for which this expression will be defined? देखो ये समझ में आया? यस सर, एक बार लिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, लिख लो। तो what does NPR denote? Tell me. So I will- of selecting r objects from total number of n objects. क्या अक्षत इतना देर तक यही समझाया मैंने? The किसी number ने of समझा नहीं किया? arrangement उल्टा हो रहा है, n objects are distinct objects. Sorry, N N distinct objects in R ways. In R And ways. our ways नहीं, our places. Yeah, या R तुम ऐसे places. कहोगे, the number of arrangements of n objects taken are at a time, correct? हाँ ये Taken are at a time, ये बात याद रखो। हम अभी लिखवा भी देंगे, लेकिन इससे मैंने नहीं मिटाया, ना ही बता रहा हूं, उसका रीजन है। अभी एक और चीज सिखा, यहाँ पे केस सिखाऊंगा उसके बाद। देखो अब हर चीज देखो लिख के ही समझने की जरूरत नहीं है, ओरली भी समझ सकते हो। ये बताओ अगर मान लो मैंने 10 बच्चों में से किसी को भी बेंच पे नहीं बैठाया, ऐसा कितना तरीका अरेंजमेंट है? 0 एक, अरे हाँ हाँ बिल्कुल सही एक, बोला। तो यानी अगर मैं 0 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करता हूं तो वो भी एक ही तरीका होता है, समझ में आया बात? और वो डेफिनेशन से भी आता है। ये देखो np0 क्या लिखोगे, देखो देखो npr is n factorial by n minus r factorial। Yes. तो n factorial by देखो n minus 0 factorial यानी n factorial by n factorial कट गया और कितना बचा? 1. 1। अगर 10 के 10 को बैठाता हूं, देखो तो 10 के 10 को अगर बैठाऊंगा तो देखो यानी npn, तब भी 1 तो this will be n fact, नहीं अब गड़बड़ कर दिया ना, देखो n factorial. वो n फैक्टोरियल तो ये करेक्ट क्यों? देखो पहला स्लॉट 10 तरीके से अरेंज हो सकता है, Yes, sir. दूसरा 9, तीसरा 8, तो 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 up to 1 तक जाएगा। हाँ सर, तो 10 फैक्टोरियल होगा। तो देखो npn is always n factorial, np0 is how much? 1, करेक्ट? So मतलब इस केस में हमारे पास 10 places थे. हाँ 10 प्लेस है।
अगर मान लो 10 बेंच पे, मान लो बेंच पे 10 जगह है, मैं 10 को बैठाना चाहता हूं, तो कितने तरीके से बैठा सकता हूं? तो देखो दैट विल बी 10 फैक्टोरियल। Yes, sir. तो अगर अगर मान लो 4 लोग हैं और बेंच पे 4 प्लेसेस है, तो हाउ मेनी वेज आर देयर इन व्हिच आई कैन मेक देम सिट? 4 लोग हैं, 4 प्लेसेस, एक तरीका। फिर गलती कर रहे हो, 4 4 फैक्टोरियल। Factorial. सर आप क्या बोले, 4 लोग हैं 4 प्लेसेस में? हाँ, 4 प्लेसेस में अरेंज कर रहे हैं। अब ये बताओ, मान लो तुम 4 लोग हो, तो पहला प्लेस हम कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं बताओ? पहला प्लेस के लिए 4 वेज है, दूसरे के लिए कितने लोग बच गए? 3, अगले के लिए 2 बच गए, और लास्ट वाला 1। 4 into 3 into 2 into 1 हुआ कि नहीं? अच्छा, Yes. समझ में आया बात? Yes, sir. अच्छा, अब मिटाए राइट साइड को। Yes, Yes, sir. sir. देखो मैं एकदम 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं, ताकि किसी को जरा सा भी कंफ्यूजन ना रहे कि हाँ कौन सा चीज क्यों मैं यूज कर रहा हूं आगे चल के। सर वो जीरो और वाला जो कैसे? सिलेक्ट, सर वो n में से सर 0 को अरेंज करना था, तो उसमें सर हर एक जो स्लॉट में सर एक भी नया बैठा रहे हैं, इसलिए हर एक स्लॉट को 1 लेके सारा का प्रोडक्ट कर रहा है, 1 into 1 एक into ही, 1 ना। हाँ बिल्कुल एक ही है, ओ, एक ही तरीका है ना कि मैं तुमने किसी को हाँ नहीं सर। बैठाया। हाँ ठीक है? हाँ अब वो वाले केस पे आते हैं, ध्यान से देखना। अब फिर से, अब सपोज करो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हर अरेंजमेंट में इंक्लूड कर रहे हो। वो वाला कहानी याद है? अभी अक्षत को हम हमेशा बैठाएगा। Yes, sir. हाँ सर हाँ। तो अब यहाँ देखो ध्यान से, ये तो पहले समझ में आया कि n ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन r प्लेसेस इन हाउ मेनी वेज? npr, करेक्ट? अब अगर एक ऑब्जेक्ट को हर अरेंजमेंट में इंक्लूड करते हो, तो देखो यू हैव r प्लेसेस। अगर मैंने इसको पहला प्लेस पे बैठाया, तो मेरे पास अब कितने प्लेसेस खाली बचे हैं बताओ? R-1। R-1. लोग कितने हैं? हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर? n -1। N-1. एक को अच्छा, तो बच गया किया, Okay, yes, sir. Yes, sir. तो n-1 pr-1 अरेंजमेंट्स होगा करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट प्लेस। Yes, sir. अब मान लो इसको हम सेकंड स्पॉट पे अगर डालते हैं, तब भी तो n-1 pr-1 वेज होगा कि नहीं? Yes, sir. ऐड कर देंगे उसको. into n हो जाएगा टोटल। n क्यों होगा बच्चा? प्लेसेस तो r है। वो अच्छा r होगा ओ। तो देखो rth स्पॉट के करस्पॉन्डिंग भी देखो इतना है। तो देखो आइदर दिस और दिस और दिस और दिस, करेक्ट? तो अब यहां बताओ, अच्छा। क्या ये r टाइम्स ऑफ n-1 इंटू p r-1, क्या ये लिख सकते हैं? Yes, sir. ये बात समझ में आया? देखो इसीलिए मैंने पहले नंबर लेके सिखाया। तो अगर एक ऑब्जेक्ट हर अरेंजमेंट में इंक्लूड होता है, तो r into n-1 pr-1, that will be the number of ways. Any confusion? No, sir. ओके। अब अगर मैं कहता हूं, जैसे उसी क्वेश्चन पे वापस जाओ, 10 लोग और 4 सीट। अगर मैंने ये कहा होता कि अक्षत को मैं हमेशा खड़ा ही रखूंगा, मतलब उसको बेंच पे नहीं बैठाऊंगा, N9 हो जाएगा, लेकिन R हमेशा 4 रहेगा। Yes, sir. 9 पे 4 होगा। Yes, तो sir. यहां पे भी अगर मान लो मैंने ये कहा कि वन ऑब्जेक्ट इज नेवर इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट, तो हम अरेंज कितने को करेंगे? n-1 को 9. Is N-1. pr। तो अब जनरल केस ऑफ परम्यूटेशन का पहला ये 3 ऑब्जर्वेशन लिखो, फर्स्ट कंक्लूजन लिखो। चलो पहला कंक्लूजन लिखो, तो द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n distinct objects, the number of permutations of n distinct objects taken r at a time is, देखो पहला केस में लिखोगे npr
और यहां पे लिखोगे अनकंडीशनल। ठीक है, मतलब अगर कोई कंडीशन कुछ नहीं दिया तो सिंपली ये यूज करेंगे। ठीक है, जनरल तरीका बिना किसी हाँ। कंडीशन। अब सेकंड में लिखो ये वाला, सेकंड स्टेटमेंट लिखो r इंटू n माइनस वन पी आर माइनस वन, r इंटू n माइनस वन पी आर माइनस वन, if one particular object is always included in each arrangement, ठीक है। और थर्ड में ये लिखो n-1 PR, if one particular object is never included in each arrangement, ठीक है। देखो मैं एक प्रॉब्लम लेके बता रहा हूं, एक ही प्रॉब्लम के कई केसेस ले लेता हूं। लिखो रेडी? Yes, Yes, sir. Yes, sir. लिखो यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 अप टू 9, यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 up to 9, find the number of 4-digit numbers that can be formed. Find the number of 4-digit numbers that can be formed. ठीक है। Also find the number of numbers where 5 is always one digit, where 5 is always one digit. So 1 digit मतलब हमेशा included है। हाँ, एक डिजिट मतलब वो जो 4 डिजिट का नंबर है ना, तो 4 में से एक डिजिट 5 है हमेशा। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे? आगे लिखो क्वेश्चन का अगला पार्ट लिखो, इसी में कंटिन्यू करो ना। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स where 5 is never a digit, ठीक है। अब यहां पे ब्रैकेट में ये लिख लो, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, फर्स्ट केस। सेकेंड केस लिखो, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, ठीक है। मैं दोनों केस पैरेलली दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। तो पहला केस का बात कर रहे हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड। देखो रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब है कि तुम्हारे पास सिर्फ ये 9 डिजिट ही है और नहीं है। तो ये 9 ऑब्जेक्ट को मुझे कितने स्पॉट पे अरेंज करना है बताओ? 4 स्पॉट पे। yes, sir. तो पहले वाले का आंसर 9p4 लिखेंगे, Yes, sir. यानी 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो देखो isn't it 9 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तुम ऐसे नहीं छोड़ोगे, तुम जब आंसर दोगे तो देखो 5 फैक्टोरियल काट दोगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। अब ये मल्टीप्लीकेशन कर लेना तुम। लेकिन अब अगर हम कहते हैं सेकंड पार्ट में कि 5 इज ऑलवेज अ डिजिट, तो देखो ये वही वाला कहानी हुआ कि अक्षत को मैं हमेशा बैठाऊंगा बेंच पे, Always. वही केस हुआ क्या? Yes, sir. तो Yes, sir. one particular object is always included। Yes, sir. 4 into अब कितने प्लेसेस हैं जहां पे मैं 5 रख सकता हूँ? 4. तो 4 प्लेसेस। अब देखो 9 माइनस 1 और P4 माइनस 1 लिखूंगा, हाँ, तो वही तो 8 4 इंटू 8 P3। देखो क्या ऐसा होगा? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. तो 4 into 8 factorial by 8 minus 3 5 factorial। तो देखो isn't it 4 into 8 into 7 into 6? देखो can we write it like this? Yes, sir. अब ये बताओ
अगर हम ये कहते हैं कि 5 नहीं होना चाहिए कोई भी डिजिट, मतलब तुमने इसमें से 5 को हटा दिया टोटली, Yes, sir. Yes, sir. 8 objects हो जाएगा। 8p4, तो ये लिखोगे 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, यानी 8 into 7 into 6 into 5। तो देखो तीनों Yes, केस sir. में फर्क Yes, sir. पता चल रहा है। Yes, sir. अब देखो, अब हम बात करेंगे रिपीटेशन अलाउड, ठीक है। अब रिपीटेशन को अगर तुम अलाउ करते हो तो अब कहानी क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है इसका मीनिंग है कि कि मतलब वन कि एक हमारे पास इनफाइनाइट नंबर है, यस सर, 2 भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ में अवेलेबल है, तुम जितना बार मर्जी 2 को यूज कर सकते हो, 3 को भी यूज कर सकते हो, जितना बार मर्जी। सारे तो अब में ये 9 डाल सकते हैं सर। अगर 9 ही है तो 9 बार यूज कर पाएंगे मैक्सिमम। 9 to the power 9। तो देखो पहला वाला पे जो स्लॉट है वो हम कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं, 9, यस हाँ सर। दूसरा भी 9 दूसरा भी 9, 9। तीसरा भी 9। तो यस क्या सर। 9 to the power 4 मेरा आंसर होगा पहले का, यस सर। यस ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं कि 5 नहीं होना ही चाहिए कम से कम x जगह पे, यस सर, तो अब यहां देखो 4 स्पॉट है तुम्हारे पास, यस सर, यस सर। फिर से वही कहानी, देखो अगर पहला स्पॉट पे अगर मैंने 5 लिख दिया तो बाकी तीनों को 9 क्यूब तरीके से अरेंज करेंगे। बिल्कुल सर, यस सर। अगर इसको सेकंड स्पॉट पे लिया 5 तो देखो तब भी 9 क्यूब आएगा। यस सर, तो अब 5 को कितने प्लेसेस पे तुम डाल सकते हो, 4 into 9 cube। तो देखो अब सेकंड वाले का आंसर होगा 4 into 9 to the power 3। यस सर, Yes, sir. लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि 5 कहीं पे है ही नहीं, मतलब 5 इज नॉट एट ऑल अ डिजिट, तो अब मेरे 8 to पास the power ऑप्शन 4। क्या 8 बचा, to the power 4। 8. वेरी गुड। तो देखो अब 8 to the power 4 होगा। यस सर। अगर मान लो ऐसे कहते हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स वेयर एट 5 इज एट लीस्ट एट वन ऑफ द प्लेसेस। So 4 into 9 का cube. वही नहीं हो गलती जाएगा। कर दी नहीं सर, बच्चे। नहीं वो नहीं होगा सर, वो नहीं होगा। रिपीटेशन ध्यान नहीं से होगा सुनो, तो देखो। बढ़ जाएगा ना। यहां देखो ये केस है ऑल द पॉसिबल नंबर्स फॉर्म्ड। सर Yes. 4 Yes, into 8, sir. 4 into 8 का ये- क्यूब होगा सर, 4 into 8 का क्यूब। नहीं बेटा वो भी नहीं होगा, ध्यान से सुन लो। मैंने बोला, मैंने अब क्वेश्चन में एक और एडेड फीचर डाला, चाहो तो तुम लिख लेना क्योंकि ऐसा भी पूछ सकता है। 5 is at least at one of the places, मैंने ये बोला रिपीटेशन अलाउड है। तो देखो कितने प्लेसेस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये 9 to the power 4, ये 8 to the power 4 में कहीं पे भी 5 नहीं है। हाँ दोनों का सेट को माइनस कर देंगे। तो एट लीस्ट, तो 5 is at least at one place। 4 minus 8 to the power 4। वेरी गुड। तो देखो ये होगा, एक बार फिर से बताइए ना, समझ नहीं पाए। देखो इसमें 5 कितना भी प्लेस पे हो सकता है, चारों पे भी हो सकता है, पॉसिबल है कि नहीं। यस सर। देखो ये जो पहला केस लिखे हैं इसमें 5 चारों डिजिट हो सकता है, 3 डिजिट भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, सारे केसेस ये है। यस सर। और 8 to the power 4 कौन सा केस हुआ कि 5 कहीं है ही नहीं। यूनिवर्सल देखो, सेट माइनस कर दिए। तो यूनिवर्सल सेट ये है मेरा, और इसमें से घटा दो वो केस जहां 5 है ही नहीं। तो ओके बच यस क्या गया, सर। 5 occurs once, 5 occurs twice, 5 occurs thrice और 4 times, करेक्ट। यस देखो आ गया। तो ऐसे भी पूछ सकता है। अच्छा उम्मीद करते हैं ये लिख चुके हो, समझ में आया। हाँ सर हटा सर दिए। एक मिनट। सर ये वाला जो है 4 बार आया, फिर कुछ थोड़ा तो फिर सेकंड में सर कौन कौन सा केस रह जाएगा, एक बार बता देंगे। सेकेंड वही केस में है। रह गया 5 occurs exactly at one place, ये सर रह कोई जाएगा। एक नंबर सर लिखिए ना सर, जो जिसमें ये वाला होगा, एक नंबर सर, नहीं सोच पा कौन रहे। सा, ये देखो ये 5 at least 4 वाला। 3 3 1, वो मतलब 5 एक ही बार आना चाहिए ना। हाँ अच्छा। ये सेकंड क्वेश्चन है 5 एक ही बार आना चाहिए।
ये हो गया 5 एकदम नहीं आना चाहिए, ठीक है। मान लो 1 2 3 4, ठीक है। हाँ, फोर्थ वाला सर, फोर्थ वाला में नंबर कोई बता फोर्थ दीजिए। वाला में 5 एक बार भी आ सकता है। देखो हम ऐसे बात कर रहे हैं 5 4 3 2 3 2, या मान लो मैंने ऐसे कहा 5 5 यहाँ पे है। हाँ बोलो। सर आप बोले सेकंड क्वेश्चन में 5 एक ही बार आना चाहिए, तो हाँ, बिल्कुल। सर उसमें हम लोग 4 into 8 क्यूब लेंगे ना? 4 into, हाँ तो Repetition. 8 क्यूब। नहीं सर, लेकिन नहीं, मेरा गलती है। हाँ वो अरे रिपीटेशन अलाउड है, लेकिन एक ही बार हाँ, 5 आना चाहिए। एक ही बार है। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। अब ये देखो इसमें 2 बार आया या 3 बार भी आ सकता है। सपोज 5 5 3 5, Yes. या चारों आ सकता है। देखो मान लो चारों डिजिट 5 5, देखो ऐसा है। तो ये सारे केसेस 5 occurs 4 times, 3 times, 2 times, once, ठीक है। तो वो ये है। अब ऐसे हम मैनुअली निकालने चाहेंगे तो मुझे 4 केस सॉल्व करके ऐड करना पड़ेगा। यस सर। हाँ हाँ, एक हाँ, बार उसकी एक एक जगह- वाला, एक बार दो वाला, एक बार तीन वाला, एक बार चार वाला। तो उसकी जगह मैंने एक्सक्लूजन किया। तो जब 4 केस ऐड करना है तो उससे आसान क्या है, जो नहीं पॉसिबल है घटा दो यूनिवर्सल से, हाँ सर समझ गया। ठीक है। ये लेफ्ट वाला मिटाए बच्चे। तो आप देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? नो देखो इसका यूज पता चल गया, r इंटू n माइनस वन पी आर माइनस वन n माइनस वन पी आर एन पी आर का सिंपल सा यूज। Yes, sir. चलो अब ओरल एक क्वेश्चन तुम लोग आंसर दोगे। सर वो सेकंड वाला जो केस था सर, उसमें था कि 5 ऑलवेज इंक्लूडेड, तो उसमें ये Yes, थोड़ी ना था, five. ये थोड़ी ना था कि एक ही बार 5 आना चाहिए। एग्जैक्टली वंस बोल दिया था तुम, शायद लिखे नहीं वाले। ओ, 5 occurs exactly once, ठीक है। ओ, 5 is one of the digits, right? ओके बच्चे, हाँ सर। हाँ सर हाँ। चलो ओरली कौन आंसर देगा बताओ। पूछिए सर किसी से। अरे एकदम साधारण सा सवाल पूछ रहे हैं यार, कोई हाई-फाई कुछ नहीं। हाँ सर पूछिए। मान ले तुमको रेलवे में नौकरी दिया गया, ठीक है, झंडी दिखाने का, ठीक है। तो तुमको एक लाल झंडी दे दिया, तुमको एक ग्रीन झंडी दे दिया और तुमको एक येलो झंडी दे दिया, ठीक है। 3 झंडी तुमको दे दिया। अब ये बताओ कि तुम कितना अलग अलग सिग्नल तुम भेज सकता है। यू कैन यूज एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स यू लाइक। 3 raised to the यू power कैन यूज, फिर गलती कर दिया बच्चा, 6 3 ही तो झंडी है तीन ही तुम्हारे है। पास। 3 ही तो झंडी है, यहाँ रिपीटेशन का सवाल ही नहीं होता। 3 ही तो झंडी है। की बार हाउ मेनी सिग्नल्स यू कैन जनरेट? 3 factorial. एक बार में सर 3। देखो बेटा, फिर तुम क्वेश्चन पढ़ नहीं पा रहे हो। देखो परम्यूटेशन में यही लैंग्वेज बहुत अहम होता है, ध्यान से सुनो। सर हाथ में एक ही झंडा ना पकड़ा हुआ है, लेकिन एक बार में। क्यों? मैंने 3p1 क्या प्लस बोला? 3p2 प्लस 3p3 हो जाए ना। वेरी गुड। देखो तुमको मैंने ये बोला, एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स यू कैन यूज एट अ टाइम, एनी नंबर। तो तुम्हारा अगर मान लो तुम एक एक झंडी दिखाया, मान ले लाल झंडी दिखाया मतलब रुक जाओ, ग्रीन मतलब चले जाओ, येलो मतलब अगले सिग्नल पे रुक जाओ, ये ना मीनिंग होता है। अब मान लो एक एक करके फ्लैग्स अगर यूज किया तो देख, 1 फ्लैग एट अ टाइम आई एम यूजिंग, तो 3p1। अच्छा हाँ यस सर। अब मान ले तुम्हारे दिमाग में आया कि मैं कोई नया सिग्नल बनाऊंगा, मैं 2-2 झंडी का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो देख, रेड ऊपर ग्रीन नीचे, ग्रीन ऊपर रेड नीचे, पॉसिबल है? ये भी एक सिग्नल हुआ कि नहीं? हो सकता है। Yes, sir. Yes. तो 2-2 झंडी भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मान ले तू थोड़ा और इनोवेटिव हुआ तो बोलेगा नहीं हम तीनों यूज करेगा, तीनों यूज करके सिग्नल बनाएगा कोडिंग। तो देख इसका मीनिंग कुछ और हो गया। हाँ 3p3 सर। तो आइदर दिस और दिस और दिस, ये और मतलब क्या होता है? प्लस। Addition. अब बताओ 3p1 कितना हुआ?
3 3 फैक्टोरियल बाय करेक्ट 3p2 क्या हुआ 3 फैक्टोरियल यानी 6 और प्लस 6 तो बता 15 सिग्नल भेज सकता है कि नहीं Yes, sir. तो तब आयुष तुम तो बेटा फेल हो गया रेलवे का सिग्नल का भेजने का सर हमको लगा सर वो कि एक बार मैं- में एक ही पकड़ रहा था, एक बार में एक ही झंडा। नहीं तुमको तो कोई भी कोडिंग करना है ना कोई भी सिग्नल क्या ये सिग्नल नहीं हुआ बताओ ऊपर हाँ। ग्रीन नीचे रेड हाँ सर, हाँ ये तो हुआ। अच्छा ये बताओ कॉम्बिनेशन सिग्नल नहीं देखे हो मान लो डबल येलो यूज होता है कि नहीं ट्रिपल येलो यूज होता है कि नहीं Yes, हाँ sir. सर, तो सबका कोडिंग है कि नहीं तो हाँ वैसे ही क्या ये पॉसिबल नहीं है कि मान लो येलो येलो ग्रीन हाँ सर, पॉसिबल है Yes, sir. simply to signify कि देखो डबल येलो का मतलब क्या है दो सिग्नल पोस्ट के बाद चेक करो राइट सो करस्पॉन्डिंगली स्लो डाउन योर स्पीड दैट इज व्हाट इज द मीनिंग 3 येलो का मतलब है कि 3 सिग्नल पोस्ट के बाद उसके बाद तुम्हारा हो सकता है स्टॉप सिग्नल भी हो चाहे जो भी हो लेकिन अगले 3 सिग्नल तक उसको नहीं रुकना है ठीक है चलो एक और सवाल ये बताओ डिविजिबिलिटी रूल्स सबका क्लियर है जो बचपन में सीखे थे 3rd 4th स्टैंडर्ड में हाँ हाँ वो 3rd 4th स्टैंडर्ड में याद है। Yes. यस सर अरे 2 से डिविजिबल कब होता है बताओ हाँ हाँ वो सब सब जब लास्ट में तीन तो last होता है। में Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया 3 से sir. कब होता है जब सम ऑफ Addition. जब सब तीन divisible हुआ तब. अच्छा और 4 से 2 So और जब 3 last का ये four से divisible अरे हुआ. पता चल जाएगा चलो एक काम करो ना क्वेश्चन लिखो Last में 0 1 सर 1 2 3 क्या बोलो सर एक तरीका मतलब वो होता है कि कोई भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल आप पता कर सकते हो, एक ट्रिक होता है अरे कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है यार बड़ा सर। सिंपल होता है सर, एक मतलब था चल किसी का भी अब आपको यहाँ पता हो पे तो बता question- दीजिएगा लास्ट में। ये देखो क्वेश्चन लिखा तो यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 अभी हम एक चीज सिखाएगा इसीलिए पहले तुमको ये पूछा मैंने 0 1 2 3 4 find the number of 4-digit numbers that can be formed find the number of 4-digit numbers that can be formed how many of them are divisible by 4 मतलब उसमें से कितने नंबर डिजिट तो बस एक ही होगा ना क्योंकि 5 डिजिट है यहाँ पे. देखो बच्चे 5 डिजिट है लेकिन मुझे तो 4 डिजिट क्या बनाना है याद है 10 लोग खड़े हैं 4 को बैठाना तो यहाँ Yes, sir. अरेंज करना है 4 प्लेसेस में क्यों ओके ओके. क्वेश्चन है या एक ही क्वेश्चन है ये एक ही क्वेश्चन का 2 पार्ट है कि पहला है कितना 4 डिजिट का नंबर बनेगा और दूसरा है कि उस दूसरा पार्ट ये है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4 ठीक है देखो ऐसे टाइप के सवालों में तुमको करना क्या है The number of 4-digit numbers 4 into 4 into 3 into 2 होगा क्या? हाँ हाँ अब ये देखो कभी भी पहला प्लेस बताओ 4 डिजिट नंबर का 0 हो सकता है नहीं हो सकता सर। नो सर. पहला प्लेस हम कौन सा डिजिट्स को यूज करके बना सकते हैं 1 One, 2 two, 3 four. 1 2 3 4. यानी फर्स्ट प्लेस कैन बी ऑक्युपाइड इन हाउ मेनी वेज 4 ways. अब तुम्हारे पास डिजिट्स कितने बचे 4 4 4 सर। 3 कितने हैं 3 4 बचा हुआ लेकिन तो 4p3 तरीके से इनको अरेंज करोगे यस सर Yes sir. Yes, तो अब बताओ अब दिस एंड दिस फर्स्ट प्लेस एंड रिमेनिंग 3 प्लेसेस Multiply एक करते साथ हैं। ऑक्युपाई होगा यानी 4 into 4p3 क्या हम ये कह सकते हैं Yes, sir. Yes sir. So 4 into 4 factorial by 1 factorial, that is 24 into 4, that is 96 numbers will be there which are of 4 digits, correct? Yes sir. अब देखो मैंने ये पूछा है कि 96 में से कितने नंबर्स होंगे जो 4 से डिविजिबल हैं तो अब एक बात बताओ 4 से डिविजिबल होने के बाद एक ही क्राइटेरिया है आखिरी 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए यस सर Yes, sir. Yes, sir. तो अब बताओ लास्ट 2 places if they are 0 4 see it is divisible by 4
यस देखो Yes, sir. मैं यही डिजिट्स यूज कर सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब बताओ अगर One मैंने यहाँ पे zero. करेक्ट आगे बोलो 2 4. 2 0 2 4 Yes, 3 sir. 2 4 4 0। 0. तो देखो यूजिंग दीज डिजिट्स आई हैव रिटन इन फैक्ट द लास्ट टू डिजिट्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 4। तो अब मेरे पास देखो बच गया पहला 2 डिजिट अरेंज करना। Yes, आया sir. ना? देखो अब फोकस करना यहाँ पे है कि लास्ट डिजिट अगर 0 और 4 चला गया तो बचा कौन कौन सा? 3 digit 2 places. 3p2 सर, तो- 3p2। पहला में तो वेरी और गुड add कर लेंगे फिर। अब लेकिन यहाँ देखो 1 और 2 है, अगर अब डिजिट बचा कौन सा? 0 3 into वो 2p1. आगे वाला में 0 नहीं हो सकता ये सर। आगे वाला में 0 पे दिया। करेक्ट। तो देखो 1 और 2 है तो 0 3 4 में की जगह पहला प्लेस तो दो ही तरीका से ना फिलअप होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब सेकंड प्लेस 2p1. तो 2 into 2 4। 2p। अब यहाँ देखो ये तुमने निकाल लिया तो अब देखो यहाँ अगर 0 है तो यहाँ वहाँ कितना भी नंबर 6 होगा? हो जाएगा सर। 6। यहाँ पे 6 4, 6 यहाँ पे 4 और यहाँ 6। तो 6 देखो 10 10 10 यानी कितना हुआ? 30। हाँ Yes, सर। sir. तो देखो 30 numbers will be there which will be divisible by 4। समझ में आया? सर तो इसमें बहुत सारा नंबर रहेगा तो सब ऐसे ही चेक करेंगे लास्ट वाला डाल के। हाँ ये तो लॉजिक है, ये देखो ये करना ही पड़ेगा क्योंकि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तभी ना नंबर 4 से डिविजिबल होता है। तो जिसका जो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया है तुमको वही यूज करना है, ठीक है? नहीं तो मैं एक सर और बहुत मान लीजिए 20 नंबर रहेगा तो अच्छा उसमें तो ऐसा देखो एग्जामिनर को तुम्हारा लॉजिक चेक करना है कि तुम कितने बड़े बैल हो ये चेक करना है। ओ अच्छा ठीक है सर। समझ में आया बात? आई होप यू अंडरस्टैंड। एग्जामिनर टेस्ट के वेदर यू आर लॉजिकली करेक्ट और नॉट। और उसमें भी एक सिस्टम होता है जब केसेस लेना होता है। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लेके ही बता रहा हूं, लिखो हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स divisible by 3 can be formed using the digits 0 1 2 3 4 7 8 0 1 2 3 4 7 8 where repetition of digits is not allowed। सर एक बार Where how many 5 digit numbers divisible by 3 can be formed using the digits, ये देखो 0 1 2 3 4 7 8 ब्रैकेट में लिख लो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ठीक है? अब यहां ध्यान से देखो ये 4 और 3 7 डिजिट हमको दिया है। सुन रहे हो कि नहीं Yes. सुन रहे हो? चलो Yes, sir. Yes, sir. लेकिन मुझे कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 5। 5 Yes. यानी 2 डिजिट हमको ड्रॉप करना है, करेक्ट? Yes. अब ये बताओ व्हेन इज द नंबर डिविजिबल बाय 3? Sum of sum of Some of the digits is divisible by 3 divisible by करेक्ट। अब यहां ध्यान से देखो, अब ऐसे केसेस में जब देखोगे ना कि मल्टीपल केसेस पॉसिबल है तो थोड़ा सा सिस्टमैटिकली कैलकुलेशन करना होता है। बस देखो इन सबको जोड़ो कितना होता है? देखो 3 3 6 4 10 और 15 25। देखो 25 वैसे भी डिविजिबल बाय 3 तो नहीं है, Yes. नहीं है सर। लेकिन 24 पॉसिबल है, हाँ 21 है, 18 है, 15 है, 12 है। देखो यानी सम ऑफ द डिजिट्स 24 21 18 15 या 12 है। यानी हटाना कितना सम है? टोटल सम कितना है? 25। Yes, sir. तो यहां से सम 1 होना चाहिए जो रिमूव करना है, सम 4 होना चाहिए, राइट? सम 7 होना चाहिए या सम 10 होना चाहिए या सम 13 होना चाहिए। दिस इज द सम ऑफ द डिजिट्स आई एम गोइंग टू रिमूव।
नाउ यू टेल मी कि सम ऑफ द डिजिट्स, 2 डिजिट्स रिमूव करना है जिसका सम इतना हो। तो अब सोचो क्या क्या रिमूव कर सकते हो। 0 1 1 and 0 0. 1 तो 0 1 अगर हटा दिए तो देखो सम 24 के साथ, सम 24 सम ऑफ डिजिट्स का बात कर रहे हैं, तो 24 अगर रखना है तो देखो 2 3 4 7 8 यही ना डिजिट्स होना चाहिए मेरा। Yes, sir. अब नंबर ऑफ नंबर्स कितना बनेगा। देखो आयुष, तुम्हारा ये सवाल था ना कि क्या करेंगे जब बहुत केसेस आएगा, तो ऐसे सिस्टमैटिकली करेंगे। देखो 5 डिजिट को 5 प्लेस में अरेंज करोगे यानी 120 नंबर्स बनेगा। Yes, sir. तो जब सम ऑफ द डिजिट्स 24 है, नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा, और कौन सा डिजिट्स लेने से होगा, ये लेने से होगा। और कोई तुम्हारे दिमाग में आता है जिसको हटाने से सम 24 बचे? पॉसिबल ही नहीं है। No, sir. अब अगर सम ऑफ द डिजिट्स 21 होता है तो 21 के लिए 4 को हटाना है। 0 4 4 और 0 1 3 3 और 1. देखो 0 4 हटाने से भी होगा, और 3 1 3 1 3 1. 1 3 होगा, और बोलो। और है ही नहीं। और नहीं है सर। Sir, repetition not allowed है ना? हाँ, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो देखो 0 4 हटा दिए तो 1 2 3 7 8 ये बचता है। Yes, sir. 1 और 3 हटाए तो देखो 0 1 1 और 3 हटाए तो 0 2 4 7 8 देखो ये बचता है। देखो Yes, सम ऑफ द डिजिट 24 है। अब ये अगर लेते हो तो 5 फैक्टोरियल नंबर्स बनेगा यानी 120। 4 into 4 P3. 4 into 4 P3. Yes, sir. P3 नहीं बच्चे, P4। P5. Oh, sorry. P4 हाँ। तो 4 into 4 फैक्टोरियल यानी 96। करेक्ट। Yes, sir. अब देखो 21 चला गया। अब आते और कोई कॉम्बिनेशन है जिससे कि तुम सम 21 ला सकते हो? No No, no. sir. यानी 4 हटा सकते हो। अब 7 को हटाओ तो 2 नंबर जिसका सम 7 हो, बताओ। 0 7 से होगा, 0 7 3 0 7 3 होगा 4 3 3 और कोई? No sir. नो सर। तो देखो सम 18 होता है, 0 7 को हटाओ तो देखो 1 2 3 3 4 4 8. 8 और इससे 5 फैक्टोरियल नंबर्स यानी 120 बनेगा। Yes sir. अब 3 4 को हटाओ तो देखो 0 1 2 3 4 हट गया 7 8 तो देखो इससे 4 into 4 फैक्टोरियल यानी कितना हुआ? अब बताओ 7 और कोई तरीका है हटाने का? No नहीं sir. है सर। तो अब अगला आते हैं 18 के बाद 15। 15 के लिए क्या हटाना है? 10 2 8 8 और 2. 8 3 2 8 2 8 और 3 7। हाँ। Yes, sir. क्यों? और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? No, sir. हाँ, No sir. तो 0 1 3 4 8 देखो ये एक होगा, और 3 7 हटा दिया तो देखो 0 1 2 और 4 8 देखो ये पॉसिबल है। हाँ एक दोनों मिनट। में 4 into 4 नहीं। factorial. तो देखो 4 into 4 फैक्टोरियल यानी 96 और यहाँ पे भी 4 into 4 फैक्टोरियल यानी 96 देखो पॉसिबल है। Yes sir. अब बताओ 13 हटाना पॉसिबल है क्या? कोई केस में नहीं है। No, sir. 8 और 4 12 होता है, 7 4 11 होता है, 8 7 15 हो जाता है। हाँ आप 15 अगर हटा दोगे तो इनफैक्ट तुम्हारा ये डिविजिबल बाय 3 रहेगा ही नहीं, तो देर इज नो मोर केस पॉसिबल। तो आप इन सब को देखो आइदर दिस और दिस और दिस, तो ये देखो 9 ऐड करो तो 96 into 4 यस सर। और प्लस 120 into 3 यानी 360 है। जोड़ के बताओ कितना आता है? 744. हाँ 744. सही किया तो हाँ सर. गड़बड़ नहीं ना है? Yes, sir. 744. तो देखो इतने नंबर्स पॉसिबल है, लिख लो। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है,
आयुष गुप्ता, तुमको जवाब मिल गया कि जब ज्यादा केसेस होंगे तो थोड़ा सिस्टमैटिकली ऐसे लिखना होता है। देखो यहाँ भी बहुत ज्यादा केस नहीं है। देखो 2, 2, 4, 2, 6, 7 केस है। लेकिन ये 7 अगर तुम सिस्टमैटिकली नहीं लिखोगे तो एक आध छूट जाएगा और उसी में फिर आंसर मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, तो किसी में केस अगर लेना होगा, अब इसी क्वेश्चन को, ठीक है, मेरे पास एक दूसरा भी टेक्निक है वो, लेकिन अभी नहीं सिखा सकते। इससे शॉर्टकट सर। एक लाइन का, लेकिन अभी नहीं सिखा सकते। मैंने बोला ना, बाइनोमियल मल्टीनोमियल सीखने के बाद। 4 वाला भी फिर होगा सर, जो इसके पहले जो क्वेश्चन बताए हैं उसका भी शॉर्टकट होगा फिर। नहीं, अब जैसे देखो यहाँ सम ऑफ द डिजिट्स मालूम है तो यहाँ शॉर्टकट है। ठीक है, देखो इज दिस ओवर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब सोचो क्वेश्चन कितना मजेदार हो जाएगा अगर मैं तुमसे ये पूछता कि ये जो 744 नंबर बनेगा सबका सम बताओ। क्यों? सबका सम मतलब? हाँ सर। अरे जैसे यहाँ 120 नंबर बना, यहाँ 120 नंबर बना, तो डिफरेंट नंबर्स होगा ना। हाँ सर। तो वो जो 744 नंबर्स होगा उन सभी का सम क्या होगा अगर मैंने ये पूछा होता? हो जाएगा। हो जाएगा। हो सकता है। सब डिजिट का कितना पॉसिबिलिटी ऐड करके into 10 into 100 into 1000 कर देंगे। सही में बताइए कैसे होगा? वही सिखा रहा है। ठीक है, मिटा इसको। हाँ सर, मिटा दो। Yes, sir. लेकिन वो सिखाने से पहले मुझे एक और या चलो ठीक है, पहले हम इसको सिखा ही देते हैं। बताओ कोई भी नंबर को तुम लोग बचपन में तोड़ के लिखते थे, यूनिट्स प्लस यूनिट डिजिट 100 Yes, sir. लिखते थे ना, वो तरीका याद है ना? Yes, हाँ, sir. yes, sir. जैसे 123 को लिखना हुआ तो देखो 1 into 100 प्लस 2 into 10 प्लस 3 ऐसे लिखते थे ना। यस Yes, sir. राइट एनी नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, याद है बचपन में? Yes, sir. तो अभी भी हम लोग वही बचपन वाला ही काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा सोचो कि देखो मैं नंबर नहीं लेके मैं डिजिट्स ले रहा हूं। ABCD आर डिजिट्स। ओके, तो अगर ABCD मेरा डिजिट्स है तो हाउ मेनी नंबर्स विल बी पॉसिबल? टेल मी। 4 फैक्टोरियल। रिपीटेशन 4 फैक्टोरियल? नहीं, यहाँ विदाउट रिपीटेशन का हम बात कर रहे हैं। बोलो। सारे डिजिट्स यूज करना है। हाँ, 4 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। Yes, sir. यहाँ ध्यान दो, मैं इनफैक्ट थोड़ा सा लिख भी रहा हूं। देखो ABDC तुम लोगों को समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, नहीं तो अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। ACDB, देखो ADBC, ADCB। देखो अगर A मेरा फर्स्ट प्लेस पे है और मैं खाली BCD को अरेंज करता हूं, क्या ये नंबर पॉसिबल बनता है, दिखता है? Yes, sir. यस क्या इन 6 के अलावा और कोई होगा? No, sir. अब सिमिलरली देखो जब B को पहला प्लेस पे लाओगे तो उससे भी 6 नंबर बनेगा। Yes, sir. 24 हो जाएगा। C को पहला प्लेस पे लाओगे तो भी 6 और बनेगा, Yes. और D को पहला प्लेस पे लाओगे तो भी और 6 बनेगा। करेक्ट? 24 देखो बन गया। अब ये नंबर को क्या हम A into 10 to the power 3 प्लस B into 10 स्क्वायर प्लस C into 10 प्लस D, देखो ऐसे लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ये वाले को A into 10 to the power 3 B into 10 square plus D into 10 plus C, देखो can we write like this? यस Yes, sir. ये वाले को Yes, sir. भी एकदम सेम आइडेंटिकल मेथड B into 10 plus D,
Yes. This is a into 10 to the power 3 c into 10 square plus d into 10 और plus b. ये हो गया a into 10 to the power 3 d into 10 square plus b into 10 और plus c. This is a into 10 to the power 3 d into 10 square plus c into 10 plus b. अब इनफैक्ट अब देखो ये जोड़ना आसान है, ध्यान से देखो. a into 10 to the power 3 कितनी बार आया? 6. तो ये हम 6a into 10 to the power 3 लिख दिए. Yes, sir. अब देखो अगला वाला कॉलम देखो b into 10 square दो बार, 2 बार. Yes, sir. c into 10 square दो बार, ये भी दो बार. Yes. तो क्या हम इसे 2 times of b plus b c plus plus d. c plus Into 10 ऐसे square. correct? Yes, sir. Yes, अगला sir. कॉलम देखो Same, Same. sir. Yes, sir. 2 into b plus c plus d 2 into into 10. b plus c. 10. Yes, sir. into 10 और लास्ट कॉलम देखो Plus क्या ये 2 भी into 2 b into 2 b into plus b c plus plus c plus d. अब देखो क्या इन तीनों से ये वाला टर्म कॉमन आ जाता है? आ जाता Yes. है. Yes, sir. तो देखो a अगर फर्स्ट प्लेस में है तो वैसे सारे नंबर्स का सम हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो दिस इनटू 1 plus 10 स्क्वायर. देखो यहां से 1 कॉमन आया, Yes, यहाँ sir. 10 और यहाँ 10 स्क्वायर. Yeah. देखो तो पहला डिजिट का 6 गुना और बाकी 2 टाइम्स सम ऑफ द रिमेनिंग 3 डिजिट्स. Yes, sir. Yes, sir. Right? Yes, sir. अब बताओ अगर b तुम्हारा फर्स्ट प्लेस में है तो देखो अगला 3 6 डिजिट into एसीडी b into 10 cube होगा. Yes, sir. करेक्ट. और आगे बताओ 2 into a plus c plus d into 1 plus 10. 1 plus 10 plus 2. करेक्ट. अब c अगर पहला प्लेस में है तो बोलो 6 into a into 6 into c into 10 cube 6 and प्लस plus 2 into a plus b plus d into 1 plus 10 plus 10 plus 10 plus 12. करेक्ट. अब बताओ d अगर है तो 6 6 into b into 10 का cube plus 2 into a plus b plus d into 1 plus 10 plus 10 का square. अब इन सब को जोड़ने का सोचो. तो देखो ध्यान से देखो ये पहला कॉलम में देखो 6 into 10 क्यूब कॉमन हो जाता है बच्चे. Yes, sir. Yes, sir. बचा क्या a plus b plus c plus d. Yes, sir. अब अगला में ध्यान से देखो b 3 2 times आ और जाएगा. ये पूरा ये. अब देखो b कितनी बार आया तुम्हारा ये सम में? 3 बार आया और मल्टीप्लाई ये देखो ये 1 2 3 हाँ sir. Yes, sir. a देखो 3 बार है, 3 बार. Yes, Yes, sir. sir. देखो c भी 3 बार है. Yes, sir. Sir. यानी एवरी डिजिट इज ऑकरिंग हाउ मेनी टाइम्स? 3 times. 3 times. तो वो भी कॉमन आ जाएगा तो 3 into 2 6 हो जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे 6 into a plus b plus c plus d into 10 क्यूब. ये हो गया Yes, पहला and कॉलम. square. ठीक है. हाँ sir. अगला वाला देखो 6 times of a plus b plus c plus d into 1 plus 10 square. देखो होगा. Yes, sir. Yes, sir. अब ये देखो कॉमन आ जाता है तो 6 into a plus b plus c plus d into 1 plus 10 Plus square. 10 square plus 10 cube. देखो ये आया. तो देखो सारे नंबर्स का सम ये है. Yes. अब इसको Yes, sir. जनरलाइज करते हैं एक फॉर्मूला में. ध्यान से सुनना. ये जो 6 है अब ये बताओ टोटल कितने नंबर बन रहे हैं? 4 factorial. 24. Yes, sir. 4. और कितना डिजिट है? 4. 4. Yes, sir. तो देखो नंबर ऑफ नंबर्स ओके फॉर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स Yes, sir. इनटू a plus b plus c plus d Sum of is all the Sum digits. of digits. sum of digits into 1 plus 10 square up to 10 to the power n minus 1, where n is number of digits
Yes. ठीक है सर। देखो ये फॉर्मूला हर जगह काम करेगा, रिपीटेशन होगा तब भी, लेकिन जहां 0 एक डिजिट है वहां पे ये काम नहीं करेगा, याद रखना। हाँ हाँ। जब और इसीलिए मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया तुमको, ताकि 0 जब डिजिट हो तो तुम इसको नहीं अप्लाई करके तुम ऐसे निकाल सको, ठीक है। जीरो के लिए निकालना ही पड़ेगा ना सर, मतलब। जीरो के लिए फर्स्ट हाँ, डिजिट निकाल अब जैसे अभी हम वो दिखा देते हैं, देखो ना, देखो ये पहले समझ में आया। Yes, sir. Yes. तो अब अगर मान लो मैंने तुमसे पूछा कि 1 2 3 4 से जितना भी 4 डिजिट का नंबर होगा उसका सम निकालो, तो अब आंसर आसान है। 24 नंबर बाय 4 कितना हुआ? 6। 6. और 1 + 2 + 3 + 4 कितना हुआ? 10. और देखो 1 प्लस ये पूरा कितना होगा? ये मिला के 1111। हाँ। तो ये देखो 66,660 will be sum of all the numbers formed, ठीक है। लेकिन इसी में देखो हम 0 भी लेके दिखा दे रहे हैं, ये पहले लिख लियो बच्चे। तो इसीलिए मैंने पूरा लॉजिक भी दिखाया, ताकि मतलब तुमको जब क्वेश्चन प्रैक्टिकली दे तो तुम गड़बड़ नहीं करते हो, ठीक है। और याद रखना स्पेसिफिकली ये कब एप्लीकेबल है? व्हेन जब 0 नहीं डिजिट्स आर, जब डिजिट्स नॉन जीरो है तभी ये लगा सकते हो। हाँ, चाहे रेपिटेशन हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। लिख लिए सर। देखो इसमें तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। सर थोड़ा सा सर लिख रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, लिख लो। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया बताओ? Yes, sir. Yes, sir. So should I continue in this basic manner or I should skip and directly go to the advanced level? सर समझे नहीं। Sir, basic ही ठीक। मतलब नहीं, ये बेसिक लेवल से ही कंटिन्यू रखें कि तुमको बेसिक आता है उसको स्किप करके एडवांस लेवल पे? नहीं 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 No, सर, sir, जैसे basic। पढ़ा हुआ है Basic ही वैसे रहेगा। है। नहीं सर बेसिक सही है। वो बेसिक में क्या क्या टॉपिक कवर करना बेसिक में वो बता सारा दीजिए। ही करना है। रिपीटेशन के लिए भी सही है ना ये वाला? हाँ, ये रिपीटेशन के लिए एप्लीकेबल। थोड़ा सा Actually, repetition- थोड़ा सा और कौन सा बताओ? वो टाइम मांग रहा है सर लिखने के लिए। अच्छा ठीक ठीक ठीक, लिखने दो। हाँ सर लिख लिए सर। अब देखो ये वाला याद रहेगा ना, देखो ये जो हमने निकाला ये लाइन देखो, देखो अगर 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का अगर नंबर है तो उसका सम देखो, हमने पहला डिजिट 6 बार आया था, ठीक है। So 6 times the first digit into 10 cube plus 2 times some of the remaining digits into 111. अब क्वेश्चन ऐसे लिखो कि find the sum of all 4 digit numbers। क्या हो गया यार, स्क्रीन छूते ही
फ्रीज हो गया। क्या हुआ सर? लोग को तुम आ लोग रहा को है दिखाई सर। दे रहा है? तुम लोग को आ यस रहा है सर, ना? हम लोग को सब ठीक है। ठीक है, तुम लोग का जब फ्रीज हो जाएगा बता देना, क्योंकि इधर स्क्रीन फ्रीज हो गया। अब ये देखो, क्वेश्चन लिखो कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 यूजिंग 0 1 2 3। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड, करेक्ट। तो अब यहां देखो लॉजिक क्या होगा। अब यहां लॉजिक ये होगा कि देखो पहला प्लेस में 1 हो सकता है और बाकी डिजिट्स 0 2 3 हो सकता है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे जितने भी नंबर्स बनेंगे उनका सम देखो मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूं, 6 into 1 into 10 to the power 3 plus 2 times of 0 plus 2 plus 3 into 1 1 1। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? Yes, sir. देखो ये पार्ट 1 1 1 होता है ना। Yes. अब देखो 2 0 1 3, देखो ऐसा होगा। तो इससे क्या होगा, देखो 6 into 2 into 10 to the power 3 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ, देखो 0 plus 1 plus 3 into 1 1 1, करेक्ट। अब सिमिलरली देखो 3 अगर हुआ तो यहां पे कितना हो जाएगा, 0 1 2 और ये हो जाएगा देखो 6 into 3 into 10 क्यूब 0 plus 1 plus 2, करेक्ट। अब इनको ऐड कर लो तो देखो ये क्या हुआ, 6 into 1 plus 2 plus 3 into 10 क्यूब और प्लस, ध्यान से देखो अब आसान है, 1 plus 2 plus 3 देखो कॉमन आ जाएगा। यस सर। तो अब ये कॉमन ले आओ तो यहां क्या बचा, देखो 6000 और प्लस ये 1 1 1 into this यानी 4। तो कैन यू राइट, देखो 3 plus 3 6 into 6 444। ये कैलकुलेट कर सकते हो। Yes. तो देखो जब 0 एक डिजिट होगा तो कैसे निकालना है, ये बात समझ में आया? Yes. आया सर। ये सर एक वाला नहीं लेंगे, उसको हटा देंगे एक वाला। हाँ, जो 0 हो सकता है वो केस में हाँ। हटाना है, तो इसलिए मैनुअली ऐड करना होता है, ठीक है। और इससे भी ट्विस्ट कब आता है पता है, इससे भी ज्यादा ट्विस्ट तब होता अगर मान लो देखो क्वेश्चन को और मुझे टेढ़ा करना होता ना, तो मैं यहां और 2 डिजिट डाल दिया, लो, और अब मैं पूछूंगा कि कितने 4 डिजिट के नंबर बनेंगे, उसका सम निकालो। हो गया। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट ऐसे डाला जाता है क्वेश्चन में। हाँ, तो ये हर केस में लगेगा, लेकिन वहीं पे जहां 0 एक डिजिट नहीं है। ओके।